सबसे पहले आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काबीना की तश्कील में मुश्किलात का सामना है। ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर में पीटीआई हुकूमत काबीना की तश्कील से पहले ही धड़े बंदी का शिकार हो गई। काबीना की तश्कील का इख्तियार आज़ाद कश्मीर की क़यादत को ना मिलने पर पार्टी रहनुमाओं में तशवीश पाई जाने लगी है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद और सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत हामियों की अलग अलग बैठक भी हुई। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत को काबीना की तश्कील में मुश्किलात का सामना है। कौन कौन से मसाइल पेश आ रहे हैं, अवैस कियानी से जान लेते हैं। अवैस बताइएगा। देखिए, बैरिस्टर सुल्तान की जो ज़ेर सदारत जो गुज़श्ता रोज़ इजलास हुआ है, जो वज़ारती ने अपने ग्रुप को दिलवाने की अमली पर जो है बातचीत हुई है, हमारे ज़राए बता रहे हैं। इस तरह उन्होंने भी तशवीश का इज़हार किया है। दूसरी तरफ जो सरदार तनवीर इलियास की ज़ेर सदारत जो इजलास हुआ है, उसमें काबीना की तश्कील, कश्मीर कौंसिल इलेक्शन पर मुशावरत हुई है। वज़ारतों की तकसीम पर आज़ाद कश्मीर की क़यादत को एतमाद में ना लेने पर तशवीश का इज़हार किया गया है और की तकसीम पर एतमाद में ना लेने पर स्पीकर, सीनियर वजीरों का जो है मुस्तफ़ी होने पर भी गौर हुआ है। हमारे ज़राए बता रहे हैं वज़ारतों की तकसीम आज़ाद कश्मीर हुकूमत और वज़ीर आज़म का इख्तियार है। अरकान का यह कहना था और आज़ाद कश्मीर की क़यादत को एतमाद में लिए बगैर वज़ारतों की तकसीम कबूल नहीं करेंगे। इजलास में इत्तफाक हुआ है। तो दोनों जो ग्रुप्स हैं वो इस वक्त हिकमत अमली बना रहे हैं, लेकिन कंसर्न शो किया जा रहा है कि जो आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है उनको लूप में नहीं लिया जा रहा कानून साजी के, हुकूमत साजी के मामले में। अच्छा अवैस, ये बताइएगा कि अभी इस हवाले से किन किन मुश्किलात का सामना है और कौन से ऐसे धड़े हैं जिनकी जानिब से इस बारे में धड़ेबंदी की खबरें सामने आ रही हैं। दो बहुत ही अहम जो है ग्रुप्स जो हैं जिनकी जो है अपनी अलग-अलग इजलास भी हुए हैं, जो कि चला आ रहा था। बैरिस्टर सुल्तान और तनवीर इलियास, इनकी अलग-अलग जो है अपने जो मुंतखब होने वाले जो अरकान कानून साज असम्बली हैं, वो इनकी मीटिंग्स हुई हैं और इसमें जिस तरह बताया जा रहा है कि दोनों धड़े जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक तो वजारतें अपने लिए लें, अपने बंदे उसमें आएँ, अपने वजारतें जो हैं अपने ग्रुप्स में आएँ। और उसके साथ जो सबसे अहम बात है कि वो तशवीश का इज़हार कर रहे हैं कि जो आज़ाद कश्मीर की जो क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसको ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा किसी भी मामले में, हुकूमत साजी के मामले में, क्योंकि भी वजारतें देनी है और उसके साथ जो इसके जो ठीक है, बहुत से ऐसे मसाइल हैं जिनका आज़ाद कश्मीर हुकूमत को अभी सामना है। बहुत शुक्रिया अवैस कियानी आपका। और अब कराची वालों के लिए अच्छी खबर है। ग्रीन लाइन मंसूबे की बसें चीन से कराची आने को तैयार है। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का कहना है कि चीन से बहरी जहाज़ के जरिए 80 बसें 15 अगस्त तक कराची बंदरगाह के लिए रवाना होंगी। अशरफ खान से तफसीलात जान लेते हैं। अशरफ खान, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। कराची के लिए ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए अहम पेशरफ्त हुई है। गवर्नर सिंह इमरान इस्माइल ने अपने ट्वीट में कहा कि ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए बसें जो है कराची पोर्ट भेजने की तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं। चीन से 2 बहरी जहाज के जरिए 40 यानी मजमूई तौर पर 80 बसें जो हैं कराची के लिए 15 अगस्त तक वहाँ से रवाना होंगी। एक हफ्ते में कराची पहुँच जाएंगी कराची पोर्ट और उसके बाद इसको ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए इस्तेमाल की जाएंगी। और वैसे देखा जाए 2016 से ग्रीन लाइन मंसूबा जो है शुरू हुआ था, अब तक मुकम्मल नहीं हुआ है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि 80% मंसूबा मुकम्मल हो गया और सुरजानी से लेके काजल मज़ार तक इब्तदाई तौर पर पहले मरहले में जो है ये बसें जो है वहाँ पे इस्तेमाल की जाएंगी। और पहले जो दावे किए थे उसके हिसाब से सितंबर में जो है कराची वालों के लिए ग्रीन लाइन बस सर्विस जो है शुरू करने का इम्कान है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध सेक्रेटेरिएट की बैरिक नंबर 1 कचरा कुंडियों में तब्दील हो गई। वज़ीर आला की हिदायत के बावजूद भी कचरा उठाया जा सका और ना ही नाकारा गाड़ियों को ठिकाने लगाया जा सका। आज़ाद नोहरियों की रिपोर्ट देखते हैं। मकाम या कोई आम गली कूचे का मंजर नहीं, यह है सूबे के दारुल खिलाफा कराची का सिंध सेक्रेटेरिएट। चराग तले अंधेरा। सिंध सेक्रेटेरिएट के बैरिक नंबर 1, जहां मुख्तलिफ महकमों की नाकारा सरकारी गाड़ियों का कब्रिस्तान दिखाई देने लगा है। ये गाड़ियां महकमा लाइव स्टॉक, वुमेन डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, महकमा सेहत, महकमा बल्दियात, जेल खानाजात और तरक्की मनसूबाबंदी की है। वजीरा सिंध ने कई बार नाकारा गाड़ियों को ठिकाने लगाने की हिदायत की, लेकिन अफसर शाही ने वज़ीर आला के हुक्म को भी हवा में उड़ा दिया। सरकारी गाड़ियों के कीमती पुर्जे भी चोरी हो गए, लेकिन ख्याल ना आया तो अफसर शाही को ना आया। सिंध सेक्रेटेरिएट में तैनात अफसरान आलीशान दफातर में तो बैठे हैं, लेकिन दफातर के इर्द गिर्द मौजूद कचरे के ढेर और कबाड़ खाने दिखाई नहीं देते। आजाद नोडियो, कराची।
जंग के डीएचओ दफ्तर में नई मोटरसाइकिल्स नाकारा होने लगी। मुतअद्दिद मोटरसाइकिलों का सामान भी चोरी हो गया। दर्जनों मोटरसाइकिलों को खुले आसमान तले छोड़कर महकमा बेखबर हो गया। 26 माह कबल मोटरसाइकिलें वैक्सीनेटर्स के लिए भिजवाई गई थी। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे मुबशर हसन नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। मुबशर हसन, बताइएगा इस बारे क्या तफसीलात हैं आपके पास? महकमा सेहत झंग के दफ्तर में तकरीबन 25 से ज़ायद नई मोटरसाइकिलें खड़ी हैं और ये मोटरसाइकिलें अब ख़राब होने लगी हैं। इसके जो है वो मुख्तलिफ पार्ट्स पर जो है वो जंग लगना शुरू हो चुका है। महकमा सेहत ज़राए का कहना है कि EPI वैक्सीनेटर्स के लिए ये मोटरसाइकिलें तकरीबन जो है वो 26 माह पहले भिजवाई गई थी, लेकिन इसको अभी तक वैक्सीनेटर्स के हवाले नहीं किया गया। इन मोटरसाइकिलों की कीमत 20 लाख रुपये से ज़ायद बताई जा रही हैं और ये खुले आसमान तले खड़ी हैं और यहाँ पर धूप और बारिश भी इसी मोटरसाइकिल पे आती है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिलें जो है वो अब ख़राब होने का भी ख़दशा पैदा हो चुका है। तमाम इस हवाले से जो महकमा सेहत के मुलाजमीन हैं उनका ये कहना है कि वैक्सीनेटर्स को अगर ये मोटरसाइकिलें दे दी जाएँ तो इससे जो महकमा सेहत की कारकर्दगी है वो बेहतर हो सकती है। ऐसे वैक्सीनेटर जो बच्चों को जाकर इंजेक्शन लगाते हैं, उनको वैक्सीनेशन लगाते हैं, उनके लिए ये मोटरसाइकिलें जो है वो फराहम की गई हैं। लेकिन यहाँ पर एक अहम चीज़ है, एक अहम खबर है कि इन मोटरसाइकिलों से अब सामान भी उतरने लगा है। इसी मोटरसाइकिल की बात करती हैं कि इसका इस जगह पर जो है वो मोटरसाइकिल की जो प्लग कैप है उसको यहाँ से उतार लिया गया है और किसी मुलाजिम ने ही उतारा होगा ताकि वो अपनी मोटरसाइकिल पर लगाकर इसको इस्तेमाल कर सके। ये प्लग मौजूद है लेकिन प्लग कैप यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस तरह अब इन मोटरसाइकिलों से आहिस्ता आहिस्ता सामान भी चोरी होना शुरू हो चुका है और महकमा सेहत झंग के जो अफसरान हैं वो इस सूरत हाल से बिल्कुल बेखबर दिखाई दे रहे हैं। शहरियों ने वज़ीर पंजाब से मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर वैक्सीनेटर्स भर्ती किए जाएँ, उनको दिए जाएँ और ऐसे अफराद जो इन मोटरसाइकिलों से सामान उतार रहे हैं उनके ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबशर आपका। हाफिजाबाद में एक जानिब तलबा और तालिबात को हुकूमत पंजाब की जानिब से दरसी कुतब ना दी जा सकी तो दूसरी जानिब महकमा तालीम के वेयर हाउस में पड़ी हज़ारों की तादाद में दरसी कुतब ज़ाया होने लगी हैं। वेयर हाउस इंतज़ामिया ने कुतब को बाहर फेंक दिया। हमारे नुमाइंदे मियाँ मजहर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। मियाँ मजहर, बताइएगा इस बारे। हाँ जी, देखें, हुकूमत पंजाब और पंजाब टैक्स बोर्ड की जानब से जो कुतब तलबा तलबात को फराम की जाती हैं, हाफिजाबाद में वेयर हाउस में पड़ी हज़ारों की तादाद में दरसी कुतब ज़ाया होने लगी हैं। वेयर हाउस इंतजामिया ने कुतब को बाहर फेंक दिया। बारिश और मौसम की वजह से अक्सर जो हालात में जो कुतब हैं वो ख़राब हो रही हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देकर तलबा को कुतब जो है वो फराम करने का मुतालबा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के साहिल पर फंसे बहरी जहाज को निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। पहले मरहले में जहाज को रेत से निकालकर 4 मीटर गहरे पानी में ले जाने की कोशिश की जाएगी, जबकि अगले मरहले में कराची हार्बर ले जाया जाएगा। मजीद जानेंगे, अयाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज, बताइएगा कहां तक ये मरहला पहुंचा है? जी बिल्कुल, जैसे कि ये समंदर कराची के साहिल सी व्यू के ऊपर जो 21 जुलाई को हैंगटोंग 77 नामी जहाज़ जो आके रेत में फंसा था, ताहाल वो अब तक यहाँ मौजूद है। जबकि हमें वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए बहरी अमूर महमूद मौलवी यही कहते रहे थे कि 15 अगस्त के बाद जब मौसम कुछ बेहतरी आएगी, मौसम के अंदर जब तेज़ हवाएँ कम होंगी तो ये रेस्क्यू का अमल किया जाएगा। लेकिन आज से हमने देखा कि जहाज़ को रेस्क्यू करने और रीफ्लोट करने का जो है वो अमल शुरू किया गया, जिसके अंदर आज सुबह देखा गया कि जहाज़ के ऊपर जो है वो विंचेस की मदद से उसके पीछे ज़मीन के अंदर जो रेत मौजूद है जहाज़ के करीब, वहाँ पे जो है वो एंकर्स को गाड़ा गया और उसके बाद उसकी मदद से जो है उसको धक्का हैवी मशीनरी के ज़रिए उसको धकेल के उसका रुख चेंज करने की कोशिश की गई। लेकिन आज ये अमल पूरा नहीं हो सका। हवा का जो दबाव है वो कम होना ज़रूरी है। कहा जा रहा है कि जो 4 से 5 मीटर ऊँची लहरें भी चाहिए और साथ साथ इसको 5 से 6 मीटर तक जो है वो धक्का देना है गहरे समंदर की तरफ और उसके बाद जो है वो टग की मदद से जो है इसको चैनल तक पहुंचाया जाएगा। कहा जा रहा है कि ये दोबारा से कल जो है ये अमल शुरू करने की जो है कोशिश की जाएगी, लेकिन अगर मौसम साथ तभी जो है ये काम दोबारा से शुरू किया जा सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हाई कोर्ट में बर्न्स रोड फूड स्ट्रीट के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। जस्टिस इरफान सादत खान ने रिमार्क्स दिए कि जाएं लाहौर देखें, वहाँ 6 से 7 फूड स्ट्रीट्स हैं। कराची में एक फूड स्ट्रीट है जिस पर भी एतराज़ लगा दिया गया है। परेशान हाल लोग अहले खाना के साथ खाना ही तो खाने आते हैं। इस केस का मज़ीद अहवाल जान लेते हैं। बिलाल अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, बताइएगा।
جی، سندھ ہائی کورٹ کی جسٹس عرفان سعادت خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے اس کیس کی سماعت کی ہے۔ یہ بنس روڈ کے اطراف کے مکین ہیں جن کی جانب سے یہ درخواست لگائی گئی تھی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ شام کا وقت ہوتے ہی ان کی گلیاں اور سڑکیں بند کر دی جاتی ہیں، جس کے باعث انہیں اذیت ہوتی ہے۔ تاہم عدالت نے اپنی آبزرویشن میں کہا کہ آپ لاہور جائیں اور وہاں دیکھیں کہ 6 سے 7 فوڈ اسٹریٹس ہیں، لیکن کراچی میں صرف ایک ہی فوڈ اسٹریٹ بنائی گئی ہے اور اس پر بھی اعتراضات آنا شروع ہو گئے ہیں۔ جسٹس عرفان سعادت نے اپنی آبزرویشن میں یہ بھی کہا کہ پریشان حال کراچی کے شہری اپنے اہل و عیال کے ساتھ یہاں پر تفریح کے لیے آتے ہیں اور یہاں پر کھانا کھا لیتے ہیں۔ عدالت نے عرفان عزیز ایڈوکیٹ جو کہ درخواست گزاران کے وکیل تھے، انہیں یہ کہا کہ آپ کی درخواست واد نظر میں قابل سماعت نہیں ہے، لہٰذا آپ آئندہ سماعت پر درخواست کے قابل ہونے پر دلائل دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی میں برنس روڈ کے مکینوں نے فوڈ اسٹریٹ کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ موقف اختیار کیا کہ فوڈ اسٹریٹ بننے سے گلیاں تنگ ہو گئی ہیں، شام کے اوقات میں راستے بند ہونے کا شکوہ بھی کر دیا۔ مکینوں کو کن مشکلات کا سامنا ہے، رانا مالہی سے جان لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا۔ جی، اس وقت میں موجود ہوں کراچی کی سب سے بڑی فوڈ اسٹریٹ بنس روڈ فوڈ اسٹریٹ پہ۔ لوگ اتوار کے دن اس کے علاوہ شام کے وقت اپنے فیملی کے ساتھ کھانے پینے کے لیے آتے ہیں، لیکن آج عدالت میں علاقہ مکینوں نے درخواست دی ہے کہ یہاں پہ لوگوں کے آنے کی وجہ سے ہماری گلیاں بند ہو جاتی ہے، ٹریفک جام ہو جاتا ہے، جس کے باعث اس فوڈ اسٹریٹ کو بند ہونا چاہیے۔ یہاں پر کچھ فیملیز بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ چیف جسٹس کو تو اصولاً تو نظر ثانی کرنی چاہیے، کیونکہ اب کراچی کے اندر بہت کم ایسی جگہ ہے جدھر فیملیز اس ٹائم پہ بیٹھ کے کچھ کھانے پینے کی چیزیں کھا سکتی ہیں۔ کہ جس طریقے سے ماحول ہے اور سسٹم ہے اس سے کوئی پرابلم تو نہیں ہے، باقی یہ کہ چیف جسٹس کو اس چیز کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور کھانے پینے کی یہ 2-3-4 جگہیں ہی رہ گئی ہیں اب کراچی میں۔ جی، ان کا یہ فیملی کے ساتھ یہ بھی کھانا کھانے یہاں پہ آئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں 2-4 ہی جگہیں بچی ہیں جہاں پہ لوگ فیملی کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں اور اپنے جو ٹینشن ہے اس سے فری ہو سکتے ہیں۔ تو عدالت کو چاہیے اس پہ نظر ثانی کرے اور اس فوڈ اسٹریٹ کو بند نہ ہو۔ بہت شکریہ آپ کا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے مختص گندم کا پرانا کوٹا ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز نے حکومت سے 50,000 میٹرک ٹن گندم فوری مانگ لی ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے وزارت صنعت و پیداوار کو خط لکھ دیا ہے۔ آپ کو خبر دے رہے ہیں، یوٹیلیٹی سٹورز کے لیے مختص گندم کا پرانا کوٹا ختم ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق یوٹیلیٹی سٹورز سے حکومت سے 50,000 میٹرک ٹن گندم فوری مانگ لی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے وزارت صنعت و پیداوار کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا ہے۔ وقاص عظیم سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں۔ وقاص، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یوٹیلیٹی اسٹورز آف پاکستان پر آٹے کے بحران کا خدشہ پیدا ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں یوٹیلیٹی اسٹورز پر جو وزیر اعظم ریلیف پیکج کے تحت مختص گندم کا پرانا کوٹا تھا وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس سلسلے میں وزارت صنعت و پیداوار کو یوٹیلیٹی اسٹور کی جانب سے خط لکھا گیا ہے، جس میں یہ درخواست کی گئی ہے کہ یوٹیلیٹی اسٹور کے لیے 50,000 میٹرک ٹن گندم فوری طور پر فراہم کی جائے، اور یوٹیلیٹی اسٹور کو پاسپو سے یا پھر جو گندم برآمد کی جا رہی ہے وہاں سے یہ گندم فراہم کی جا سکے، تاکہ جو ممکنہ طور پر خدشہ پیدا ہو رہا ہے گندم کا وہ یوٹیلیٹی اسٹور پر نہ ہو اور آٹے کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم شہادت آج عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ وہ عالم اسلام کے دوسرے خلیفہ اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں۔ فوج کا قیام، عدل و انصاف، مذہبی خدمات نمایاں کارنامے تھے۔ محرم الحرام کی آج پہلی تاریخ ہے، اور آج ہی کے دن امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم شہادت کا دردناک سانحہ پیش آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور رفعت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کی بہت سی آیات آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت پر نازل ہوئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی مرتبہ فوج کا ادارہ بنایا، فوجی چھاونیاں قائم کی، بیت المال، دفاتر اور مسافر خانے قائم کیے،
शहरों में काजी मुकर्रर हुए, शराब पीने वालों पर 80 करोड़ों की हद जारी की, तरावीह की जमात भी जारी फरमाई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के दौर में ही इस्लाम रोमन एम्पायर से भी ज्यादा वसी सल्तनत का मालिक बन गया, जिसका रकबा 22,51,000 मुरब्बा मील तक फैला हुआ था। कैसर कसरा के अजीम उशान ममालिक भी इसका विरसा थे। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी से मुलाकात की। मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी की खैरियत दरियाफ्त की। मौलाना फजलुर रहमान ने घरेलू तशद्दुद बिल पर मुफ्ती तकी उस्मानी से मुशावरत भी की। उस्मान खान से मजीद जानते हैं। उस्मान, बताइएगा इस मुलाकात का अहवाल। जी बिल्कुल, जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की दारुल उलूम कुरंगी कराची में मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से मुलाकात हुई है। इस मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया गया, साथ ही साथ जो घरेलू तशद्दुद बिल हुकूमत की जानिब से लाया जा रहा है उस पर मुशावरत हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने मुफ्ती तकी उस्मानी को एतमाद में लिया कि घरेलू तशद्दुद बिल से जो है मसाइल पैदा होंगे, मजहबी तबके को इस हवाले से मुत्तहिद होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान ने एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की भी तजवीज़ की है, जिस पर मुफ्ती तकी उस्मानी से मुशावरत भी की है, जबकि मुफ्ती तकी उस्मानी की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के जो ठीक है, बहुत शुक्रिया उस्मान खान आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाक पतन में 779वें उर्स बाबा फरीद की तकरीबात अपने उरूज को पहुंच गईं। दरगाह के सजादा नशीन ने छठे रोज़ की रसूमात अदा कर दी। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। मोहिउद्दीन, बताइएगा इस बारे। जी बिल्कुल, बरेसगीर पाकोइन के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत फरीदुद्दीन मसूद घनशकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें उर्स की तकरीबात पाक पतन में जारी हैं। शहजादा दीवान मदूद मसूद चिश्ती ने छठे रोज़ की रस्मात अदा करते हुए ज़ायरीन में रवायती तबरकात तक़सीम किए। फिजा हक फरीद या फरीद के नारों से गूंज उठी। उस बाबा फरीद की सबसे बड़ी रस्म बहकी दरवाजे की कुतुब कुशाई 5 मुहर्रम को की जाएगी। अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी के पुरपुर इंतजाम किए गए हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। 76 साल गुजरने के बावजूद बानिए पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्नाह की यादें और ज़ेरे इस्तेमाल अशिया पेशावर के एक घर में जूं की तूं मौजूद हैं। मालिक मकान का कहना है कि सूबाई हुकूमत ने इस घर को कौमी विरसा तो करार दिया, लेकिन मुड़कर दोबारा देखने की जहमत नहीं की। मज़ीद तफसीलात जानेंगे अजमत अली शाह से। अजमत, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर निश्तराबाद के उस घर में जहाँ पर बानिए पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने 9 रोज़ा यहाँ पर क़याम किया था। 19 नवंबर 1945 से लेकर 27 नवंबर 1945 तक वो इस कमरे में मौजूद रहे। तमाम जो सामान उस वक़्त ज़ेर इस्तेमाल था, बानिए पाकिस्तान का तमाम अशिया जो उनके ज़ेर इस्तेमाल रही, तमाम के तमाम जूं के तुम मौजूद हैं। ये वो रेडियो है और ये वो कुर्सी है जहाँ पर बैठकर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ये रेडियो सुनते थे। यहाँ पर काफ़ी जो डेलीगेशंस आती थी उनके साथ मिलते थे। तमाम जितनी भी चीज़ें उनकी ज़ेर इस्तेमाल रही वो अब भी जूं के तू मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस घर को विरसा करार दिया था दिसंबर 2018 में, लेकिन इसके मालिक के मुताबिक जो विरसा है उसका करार करने के बाद उन्होंने इस घर की तरफ एक आंख नहीं देखा। सिर्फ उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया कि इस घर की जो विरसा है उसको इस वजह से करार दिया गया है कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने यहाँ पर वक्त गुजारा, तो तमाम अशिया जो ज़ेर इस्तेमाल रही वो अब भी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन फिर जो डिपार्टमेंट है उसने देखे नहीं, और उनका ये भी कहना है कि उसके बाद उनका प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो भी आया था और उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स भी भरा है। जी।